नमस्कार साथियों। आप सबको जैसा पता है कि आज मैंने देखा पेपर एक बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम का। वहाँ पे इकोनॉमी सर्वे, बजट, पीएलएफएस सर्वे, ये सब से लगभग 20 सवाल थे, जिसमें बिहार सबका मिला के। तो मैंने और वो सवाल अच्छे लेवल के थे, मतलब आसान तो नहीं थे, मैं तो क्लियरली कहता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि 72वीं बीपीएससी के लिए भी कुछ हम ऐसा करते हैं कि बजट को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया का बजट को भी, बिहार का बजट को भी, इकोनॉमी सर्वे दोनों को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। बट जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकता हूँ। दूसरा चीज़, मेरे पास एक हिस्ट्री का भी अच्छा आइडिया, मतलब यदि हिस्ट्री में 30 सवाल आते तो 30 में से मैं 25 लड़वा दे सकता हूँ। बट ये तभी संभव है, तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा जब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो तो उस हिसाब से काफ़ी मुश्किल हो रही है। चलिए आइए हम बकवास नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि हम लोग आज बजट में क्या क्या देखने वाले हैं और कैसे देखने वाले हैं, राइट। तो जिसमें पहला चीज़ हम देखने वाले हैं आज बजट का पूरा इंट्रोडक्शन, कि सरकार ने बजट इस बार कैसे आया है, सरकार का मकसद क्या है, सरकार कितने पिलर्स में लेके आई, सरकार 3 कर्तव्य डिसाइड किए थे, उन कर्तव्य को अचीव करने के लिए सरकार क्या क्या करने वाली है। फिर हम देखेंगे सरकार का लक्ष्य क्या है, उस सरकार लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या अपना रही है, और ग्रोथ के क्या क्या पिलर्स हैं। 7% ग्रोथ सरकार रखना चाहती है इकोनॉमी में, उसके लिए सरकार क्या क्या चीज़ें कर रही है। ये बेसिकली बजट का पूरा सार है। इसमें कुछ टर्म्स जो मैं इकोनॉमी सर्वे का भी यूज करूँगा, और इसमें से मैं बताता हूँ गारंटी कि आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे से इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली मैं करीब 3 क्लासेस लूँगा बजट, इंडिया बजट के, और 20-20 मिनट के, मतलब 1 घंटे होंगे, मतलब 60 मिनट के आमतौर पर भी क्लास होते हैं, तो मैं 20-20 मिनट करके 3 क्लासेस लूँगा। अच्छा, आपको लगेगा कि बजट में तो बहुत सारा डाटा होते हैं, फैक्ट होते हैं, बेसिकली वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आखिरकार बेसिक्स पूरा देखूंगा बजट का, जो ऊपर का इंट्रोडक्शन होता है शुरू के 10-20 पेज, वो वाला मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो भाई इंडिया का जो अभी सिचुएशंस है ना इकोनॉमी में, मैं आपको एक एग्जाम्पल, चलिए हम 1 साल से लेके चलते हैं। 1 साल पहले क्या हो रहा था, ट्रेड वॉर हो रहा था। कंट्री अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, मतलब हमारी इंडियंस के साथ प्रॉब्लम्स होने लगी कि हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन आने लगे, क्योंकि और फिर हमारा एफडीआई भी आउटफ्लो होने लगा। जो भी एफडीआई आ रहे थे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो सब बाहर निकालने लगे मार्केट में। फिर तीसरा प्रॉब्लम जो हुआ बॉन्ड मार्केट का भी हुआ, क्योंकि अमेरिकन बॉन्ड मार्केट्स में वो ज़्यादा बॉन्ड यील्ड उनके बढ़ा दी। फिर जापान ने भी इस बार इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर ली। तो इन सारे का असर जो है हमारी इकोनॉमी पर भी देखने को मिला, ठीक है। फिर अमेरिकन फेडरल बैंक्स ने जो करा वो तो करवे किया। तो ये सब चीज़ थी। तो भारत सरकार के सामने क्या उपाय थे? तो सरकार ने देखा कि हम एक ऐसा काम करते हैं, हम अपने इकोनॉमी के भीतर कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट तो, क्योंकि हम तो बंद ही कर रखे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इतना टैक्स हैवी लगा दिया, 50% टैरिफ, वॉर के चक्कर में टैरिफ लगा रखा था। तो हमने क्या करा, अपने जो इकोनॉमी में उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की कोशिश करी, जिसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि इंडिया से हम बाहर क्यों जाके सामान बेचें, क्यों ना हम इंडिया में ही सामान बेचें। तो इसके लिए क्या होगा कि इंडिया में ही सामान बेचें। तो जैसे ही हम चाहते हैं कि इंडिया में ही सामान बेचें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इंडिया में लोग खरीदने वाले चाहिए, और तभी खरीदेंगे जब लोगों के पास पैसे होंगे, डिमांड होंगे, उनकी क्रय शक्ति, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उसके लिए बैंक्स ने क्या करें, पहले सरकार ने राजकोषीय नीति के तौर पर, मतलब कि फिस्कल पॉलिसी के तौर पर गवर्नमेंट ने जीएसटी को कम कर दिया। दूसरा, सरकार ने लेबर रिफॉर्म किया, ठीक है। ये 2 रिफॉर्म तो बहुत मेजर चेंजेस लेकर आए। फिर बैंक्स ने क्या किए, बैंक्स ने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, मौद्रिक नीति के तहत जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया, ठीक है। चलेगा, रेपो रेट को कम कर दिया, और ताकि पैसा जो है मार्केट में फ्लो करे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये रही थी कि सरकार को चिंता थी कहीं मैं ऐसा करूं तो इसकी वजह से मार्केट में महंगाई ना बढ़ जाए, ठीक है। इन्फ्लेशंस को भी कंट्रोल करना था। तो सरकार जो है कुछ ऐसी पॉलिसी को ठीक से बैलेंस करने के लिए एक शब्द गढ़ी, इस बार की इकोनॉमी पॉलिसी बजट में दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी पॉलिसी है ना, फिलहाल जो है वो गोल्डी लॉक्स में चल रही है। कैसे चल रही है मेरे भाई? गोल्डी लॉक्स में। गोल्डी लॉक्स में इकोनॉमी चल रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब उन्होंने कहा कि हमारा देखिए ग्रोथ तो काफ़ी हाई चल रहा है, हमारी ग्रोथ जो अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समृद्धि है वो काफ़ी है। बेसिकली क्लास बाइलिंगुअल ही है, मतलब आप हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, यदि आपको इसके नोट्स चाहिए ना, हैंड रिटेन वाले, या आप चाहोगे तो बोर्ड पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या हाथ से ही बनाते हुए चल सकते हो, ठीक है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है
वो अभी गोल्डीलॉक्स में चल रही है, ठीक है। तो गोल्डीलॉक्स में चलने की वजह से क्या हुआ कि हमारा ग्रोथ तो हाई है। भाई मैंने बहुत मेहनत करा है, प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो, ताकि जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा, अदरवाइज चलते चलते एक समय मैं भी रुक जाऊँगा। तो गोल्डीलॉक्स पीरियड का मतलब क्या होता है अर्थव्यवस्था के लिए? ग्रोथ हाई है और महंगाई कम है, लो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई कम है। और तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो स्टेबल है। मतलब ये है कि हमारा ग्रोथ भी हाई चल रहा है, महंगाई को भी हमने बैलेंस में कर लिया, और अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब क्या है? जो हमारी बेरोजगारी है वो ना बढ़ी है ना घटी है, मतलब हम उसको रोक के रखे हुए हैं बीच में, ठीक है। और इस तीनों को जब हम बैलेंस कर लिए तो इसी को कहा गया गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था या गोल्डीलॉक्स इकोनॉमिक। फिलहाल यही कंडीशन चल रही है भारत की इकोनॉमी में, ठीक है। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? इसका कारण ये है कि देखो, दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, अभी ट्रेड वॉर कर रहा था। तो ट्रेड वॉर कर रहा था, तो हमें इसके लिए क्या जरूरत था? हमें ट्रेड वॉर कर रहा था तो हम चाहते थे कि अपने देश में ही उपभोग बढ़ा दें। आपने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था के 4 पिलर होते हैं: उत्पादन, उपभोग, विनियमन और वितरण, है ना। प्रोडक्शंस, कंजम्पशंस, रेगुलेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। तो हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, तो हम उपभोक्ता के हाथ में ही पैसे दे देते हैं और उसे कहते हैं कि जो देश का सामान है वो देश में ही बेचो, देश में ही लोग खरीदेंगे, राइट। तो इसके लिए हमने उपभोग बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। तो हमने जीएसटी रिफॉर्म करे और मॉनेटरी पॉलिसी को विस्तारवादी करा, एक्सपांडरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, रिवर्स रेपो रेट को कम करा, फिर लेबर रिफॉर्म करे। ये 3 चीज़ें हमने करी, ठीक है। तो ये 3 हमने देखा, ये वर्ल्ड जो दुनिया है उसकी अर्थव्यवस्था का जवाब हमने ऐसे दिया, राइट। फिर हम 2024 से कंपेयर करते हैं। 2024 में सरकार ने जो थीम रखी थी अर्थव्यवस्था में, जो थीम रखी थी, जो बजट की थीम थी, उन्होंने कहा था कि हम गरीब का कल्याण करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम किसान का भी कल्याण करेंगे, और तीसरा कहा था कि हम युवा शक्ति को ठीक करेंगे, और कहा था कि नारी को मजबूत करेंगे, मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट करेंगे। अच्छा, ये 4 चीज़ों को फोरकास्ट कहा था। 4 जाति है देश के भीतर, ऐसे ही प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। और अर्थव्यवस्था में भी ऐसे गरीब का कल्याण करेंगे, किसान का कल्याण करेंगे, युवा शक्ति को बढ़ाएंगे और नारी शक्ति को बढ़ाएंगे। तो ये हमने कहा था, सरकार ने कहा, सरकार ने कहा कि फोरकास्ट है, ये 4 जातियाँ हैं, ठीक है। ये 2024 के थीम थे। 2025 में सरकार थीम लेके आई, उसका मेन मकसद था कि हम जो है वो समावेशी विकास पर ध्यान देंगे। लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि हम समावेशी विकास का डिफिनीशन ही चेंज कर रहे हैं। कैसे डिफिनीशन? पुराना वाला डिफिनीशन में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सरकार कहती थी कि जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उसमें मेरा मकसद ये है कि हर लास्ट मैदान पे बैठे आदमी को भी इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकता है, संसाधन का जो बंटवारा हो सकता है, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक भी हम पहुंचा देंगे बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के। पर हमने देखा कि इससे बात नहीं बन रही है, ठीक है। क्योंकि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात तो करते हैं कि हम गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो पैसा जो है वो बेसिकली जो है वो लीकेज हो जाता है, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के बाद ये पहुंच नहीं पाता। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सरकार ने समावेशी विकास में जो सबसे पहला दिया उसको बोलते हैं सैचुरेशन अप्रोच। सैचुरेशन अप्रोच बिल्कुल ऐसे ही हिंदी में भी लिखा हुआ था और इंग्लिश वाले में भी वैसे। सैचुरेशन अप्रोच में उन्होंने कहा कि हम माइक्रो लेवल पर फोकस करेंगे। जैसे हम ये टारगेट नहीं करेंगे गाँव में, क्या हम गाँव के हर एक घर को भी टारगेट करेंगे। इसीलिए आपने देखा आजकल हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे आने लगे, ठीक से, उसके डाटा भी सरकार ने रिलीज किए बहुत फास्टली। क्यों करेगा? क्योंकि उनको सैचुरेशन अप्रोच अपनाना था, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम समावेशी विकास लाने के लिए अफोर्डेबिलिटी लाएंगे। हम कुछ भी चीज़ को इतना महंगा नहीं कर देंगे कि आदमी खरीद ही नहीं पाए, यानी कि हम महंगाई को भी कम करेंगे, हर चीज़ को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आम जनता भी चीज़ों को मतलब कि ले सकता है, ठीक है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो आधारभूत अवसंरचना बनाएंगे, उसका मकसद होगा सबके लिए होगा। तो समावेशी विकास 2025 में थीम उन्होंने रखा कि हम समावेशी विकास लेकर आएंगे और इसको 3 तरीके से हैंडल करेंगे। उन्होंने कहा सैचुरेशन अप्रोच अपनाएंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि हम अफोर्डेबिलिटी उसको देखेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा कि हम इसको आधारभूत अवसंरचना सबके लिए करके देंगे, ठीक है, चलेगा। पर इस बार जो उन्होंने थीम रखा था उसमें एक चीज़ उन्होंने और डाला। उन्होंने कहा कि हम युवा शक्ति जो है उसके आधारित बजट पेश कर रहे हैं। हमने जेंडर बजट, आपको पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ बजट्स, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ देखी थी। आप पिछले भी लेक्चर्स में बजट का देखोगे, उसमें बेसिक्स हमने पूरा करा दिया था, राइट। तो हमने कहा कि युवा शक्ति आधारित हम बजट लेकर आ रहे हैं। तो युवा शक्ति आधारित बजट में हमने कहा कि हम इस बार चाहते हैं कि जनसंख्यांकी लाभांश ले, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले। अच्छा, ऐसा क्यों?
बेसिकली कुछ लोगों का मानना है या इकोनॉमिस्ट जो है वो कमेंट कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि 2040 तक यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर ये लोग बूढ़े होने लगेंगे और फिर सरकार को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है और ये बर्डन बन जाएंगे। तो अभी जो है राइट टाइम है इसको, इसलिए सरकार ने विजन दिया विकसित भारत 2047 का, ऐसा ठीक है चलेगा। तो इस युवा शक्ति आधारित बजट में सरकार ने फैसला किया कि हम 3 कर्तव्य लेते हैं अपने ऊपर, मतलब सरकार, द गवर्नमेंट आर एक्सेप्टिंग आई हैव अ थ्री ड्यूटीज, राइट। द फर्स्ट ड्यूटी इज द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा करेंगे जो सस्टेनेबल हो, लगातार चलता रहे। ये नहीं कि अभी 7% चला गया अगला सन 4% हो गया, ऐसा नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबल करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम लोगों के आकांक्षा को पूरा करेंगे। दूसरा कर्तव्य उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, मतलब कोई भी बायसेस नहीं करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास। तो सरकार ने 3 कर्तव्य डिसाइड करे, पूछ सकता है एग्जाम में। सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब लगातार चलने वाला, लोगों की आकांक्षा को पूरा करेंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। ये 3 चीज़ों पर सरकार ने बात करी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सरकार कहती है कि हम ये तीनों कर्तव्य नंबर 1, कर्तव्य नंबर 2 और कर्तव्य नंबर 3, ठीक है, ये तीनों कर्तव्य को कैसे अचीव करेंगे, हाउ वी कैन अचीव। तो सरकार ने कहा कि इसके लिए हम कुछ रोड मैप निकालते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रोड मैप निकाले। तो कर्तव्य नंबर 1 जो है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, मतलब ऐसी आर्थिक वृद्धि करेंगे जो लगातार हो, है ना, ज़्यादा जंपिंग ना हो, राइट उसमें। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसके लिए 6 फैक्टर्स पर काम करने वाले हैं, 6 लेवल्स पर जाके काम करेंगे ताकि ये चीज़ें हो सकें। तो उन्होंने पहला कहा, एक वर्ड दिया, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रैटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर पर काम करेंगे। अच्छा, ये स्ट्रैटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर क्यों आया? इससे पहले एक चीज़ समझते हैं। एक नया वर्ड आया है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। स्ट्रैटेजिक कहीं पे लिखा होगा, मैंने लिखा भी होगा कहीं पे, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। स्ट्रैटेजिक, ये शब्द पूछ भी सकता है, स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब क्या? सरकार कहती है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत सबको है ना, 6-7 चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत सबको है, और वो जो है मेन सप्लाई चेन का पार्ट है। यदि हम उस पर कंट्रोल कर लेते, जस्ट लाइक चाइना, जैसे चाइना क्रिटिकल मिनरल पे कंट्रोल करता है, तो वो दुनिया भर के स्वायत्तता को, कंट्री के ऑटोनॉमी को और कंट्री के सोवरेनिटी को जो है टारगेट करता है, राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट। बट the Indian government also tried to achieve the strategical indispensability for what? For a strategical autonomy and a strategical autonomy, right? तो स्ट्रैटेजिकल इंडिस्पेंसिबिलिटी उनको अचीव करना था। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम स्ट्रैटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर पर काम करने वाले हैं। क्या है फ्रंटियर सेक्टर और स्ट्रैटेजिक? उन्होंने कहा कि हम इसके लिए 7 गो सेक्टर चुने हैं जिस पे हम सरकार है जो है एज ए गवर्नमेंट वी आर गोइंग टू वर्क, राइट। तो पहला उन्होंने कहा कि हम बायो फार्मा सेक्टर पर काम करने वाले हैं, गुड। दूसरा उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने वाले हैं। चौथा उन्होंने कहा कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स पे काम करेंगे। पांचवा उन्होंने कहा हम केमिकल सेक्टर पर ध्यान देंगे। छठा इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सातवां कंटेनर पर। ये पूछने के चांसेस हैं, बीवीआई इसको लिख सकते हो आप, चलेगा। तो फ्रंटियर सेक्टर और स्ट्रेटजिकल सेक्टर्स और फ्रंटियर सेक्टर्स में उन्होंने ये चीज़ें बात करी, राइट। अब तो पहला कर्तव्य अचीव करने के 6 फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर इन्होंने ही कहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारे विरासत की उद्योग है उसको ठीक करेंगे। अच्छा, विरासत के उद्योग क्या? देखो, 2 तरह के हमारे पास उद्योग हैं। पहले को बोलते हैं सनराइज सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं लीगेसी इंडस्ट्री। सनराइज मतलब जो नया नया आ रहा है, लीगेसी इंडस्ट्री मतलब जिस पे हमारा पुराना ही कब्जा, जैसे हम स्टील में भी शुरू से ही आगे थे, उसी तरह कुछ कुछ सेक्टर में और भी हम आगे रहे होंगे, तो उसको कहा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी पुरानी जो धंधे बिजनेस थे गवर्नमेंट के, जो जिसमें कंट्री आगे था, उस पर भी ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि हम पुराने चाहिए, विरासत उद्योग को भी ठीक करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि एमएसएमई को हम चैंपियन सेक्टर में ले जाएंगे, यानी एमएसएमई पर चैंपियन बनाएंगे। अच्छा, एमएसएमई को चैंपियन बनाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि जब से हमारा चैंपियंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा उद्योग जो दुनिया के टॉप 10 में आ पाते हो, तो हम एमएसएमई सेक्टर को भी इस तरीके से ग्रोथ करेंगे ताकि वो चैंपियन सेक्टर में जाए। अब इसी से पूरा आपको बैंकिंग रिफॉर्म दिखा है, कैसे बैंकिंग रिफॉर्म में सरकार ने एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए सरकार को कहा, लोन अमाउंट बढ़ाया, फिर उसके लिए एक
कंसेप्ट दिया होगा, आपने पढ़ा होगा कि कैसे यदि एमएसएमई को पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए आप अपने बिल को बेच सकते हो, फिर बिल बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे बैंक से, बाद में बिल जो है भंजा लेगा वो, ऐसे ऐसे तरीके हैं। बट मैं भी मतलब आपको बता रहा हूँ, इसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्योर इकोनॉमिक्स है, जो मतलब अंदर पढ़ने थे बैंकिंग सेक्टर में, जो मैं करा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास अभी टाइम भी नहीं उतना, और मेरे को भी ऐसा कुछ रिस्पॉन्स लग नहीं रहा कि मैं इतना मेहनत करूँ। अगला, चौथा, सरकार ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती पहुंचाएंगे, ठीक है। और पांचवा उन्होंने कहा कि इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, सरकार जो है एनर्जी सिक्योरिटी को लंबे समय तक मैनेज करना चाहती है। और छठा लास्ट उन्होंने कहा कि सिटी इकोनॉमिक रीजन डेवलप करेंगे। क्या मतलब है सिटी इकोनॉमिक रीजन का? इसके उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट 1 और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट 2 डेवलप करेंगे। देखिए, कुछ जो है पब्लिक के लिए जरूरी है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। तो लास्ट टाइम उन्होंने कहा सिटी इकोनॉमिक रीजन जब हम बनाएंगे तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसमैन के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि एक ही जगह आ सके। इसीलिए सरकार ने इकोनॉमिकल, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि सरकार कैसे इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर रही है बहुत सारे जगहों के लिए। चलो, तो पहले कर्तव्य को अचीव करने के लिए सरकार ने 6 फैक्टर्स दिए, राइट। पहला फैक्टर एक फिर स्ट्रेटजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर, दूसरा विरासत उद्योग को ठीक करेंगे, तीसरा कहा कि एमएसएमई को चैंपियन सेक्टर में बनाएंगे, चौथा कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती पहुंचाएंगे, पांचवा कहा कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी हम अचीव करेंगे, और लास्ट कहा कि सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाएंगे, ठीक है। अब कर्तव्य 2 की बात है। कर्तव्य 2 क्या था कि लोगों की आकांक्षा को पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार कहती है कि हम क्षमता निर्माण करेंगे। अब आदमी कहता है क्षमता निर्माण होगा तो खुद ही पैसा कमाएगा, इच्छा भी पूरी होगी उसकी। दूसरा कहा कि हम जनता के भागीदारी दारी रखेंगे किसी चीज़ में, और तीसरा कहा कि लोगों को आकांक्षा को पूरा करेंगे, ठीक है। कर्तव्य 2 उन्होंने कितना कहा। कर्तव्य 3 को उन्होंने अचीव करने के लिए सबका साथ सबका विकास, इसके लिए एक शब्द आया समावेशी विकास। तो समावेशी विकास को अचीव करने के लिए सरकार कहती है कि हम 3 फोल्ड अप्रोच अपना रहे हैं। 3 फोल्ड अप्रोच में मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि हम जल्दी कार्य करके देंगे आपको, बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे कि 2047 में हो जाएगा, 46 में हो जाएगा, नहीं, हम आपको कोई भी चीज़ गछेंगे तो 1 साल के अंदर पूरा कर देंगे। तो इसको कहा गया उन्होंने, ठीक है, यानी लंबे वादे नहीं करेंगे। कर्तव्य 3 सबका साथ सबका विकास करने के लिए हम जो है काम को जल्दी करके देंगे आपको। देखो, मैं लैंग्वेज सिंपल कर रहा हूँ, बट एग्जाम में लैंग्वेज एकदम आ जाएगा ना, एकदम प्योर वाला जो बजट में दिया था, वो छापेगा तो टफ हो जाएगा, इसलिए बस समझ लो इसको। दूसरा उनका कि हम रिफॉर्म को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे रिफॉर्म को, राइट, ठीक है, जो कोई भी सुधार होगा तो उसको हम जल्दी से कर देंगे। और तीसरा उनका कि जनता के आधारित हम प्रगति रखेंगे, जो हमारी ग्रोथ होगी वो जनता के केंद्रित होगी, ना कि सरकार केंद्रित, राइट। तो ये सरकार ने अचीव करने की बात करी। अब सरकार जो ये तीनों कर्तव्य है उसका रोड मैप दिया कि हम ऐसे अचीव करेंगे। आखिर ये तो चलो सरकार का कर्तव्य था, उन्होंने बात करा, वास्तव में सरकार क्या चाहती है? तो सरकार ने कुछ एम बताए अपने कि मेरा लक्ष्य ये है। उन्होंने 2 लक्ष्य बताया। वो कहती है कि हम आकांक्षा जो है, लोगों के एस्पिरेशन है, हम चाहते हैं कि उसको अचीवमेंट में बदल दें, ठीक है, यानी उसको हासिल कर लें। दूसरा उन्होंने कहा कि पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, हम चाहते हैं कि जो लोगों के भीतर पोटेंशियल है उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर दे, राइट। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ों को करने के लिए हमको 4 चीज़ और करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने कहा 4 सपोर्टिंग पिलर टू अचीव दिस गवर्नमेंट एम। चलेगा? उसमें पहला उन्होंने कहा कि हम स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इकोनॉमी में। स्टेबिलिटी कैसा? उन्होंने कहा हम सोशल लेवल पे भी स्टेबिलिटी रखेंगे, पॉलिटिकल पे भी और इकोनॉमिकल लेवल पे भी। चलेगा? यदि कभी आप पे मेंस में सवाल आता है उस पे लिखने के बारे में, क्या चीज़ के बारे में, 1 नेशंस 1 इलेक्शंस के बारे में, तो आप ये वाला पॉइंट में यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा कि हम राजकोषीय अनुशासन रखेंगे, ठीक है, मतलब ये नहीं कि सरकार मनमाना खर्चा कर रही है, फ्री बीज बांट रही है, दिख भी नहीं रहा उसको कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, सब चीज़ पे, ठीक है, उस पर ध्यान देंगे, राजकोषीय अनुशासन करेंगे। तो इसके लिए तो आपको पता है FRBM एक्ट है, हमने पिछले क्लास में सारी चीज़ देखा था, बजट के पूरे चीज़ देखी, FRBM एक्ट वगैरह भी पढ़ा था। और लास्ट तीसरा उन्होंने कहा कि हम महंगाई को कंट्रोल रखेंगे, मिडिल रखें, मध्य महंगाई। और चौथा जो सरकार चाहती है वो कहती है कि हम लगातार वृद्धि करेंगे और विकास करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। अब हम ये जब वृद्धि विकास करेंगे तो हमको ग्रोथ जो करेंगे उसके लिए उन्होंने कहा कि हम 6 पिलर में इसको बांटा उन्होंने, कि हम 6 पिलर के लेवल पे जाके ये ग्रोथ करने वाले। देखो ज़्यादा याद करने वाला नहीं है इसमें, बस समझने वाला ज़्यादा, ठीक है, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे कोई पॉलिसी के बारे में या सरकारी कोई भी योजना तो इसी से कहीं रिलेट कर रही होगी, राइट।
तो उन्होंने कहा कि हम सरकार जो 6 पिलर पे, पहला कहा उन्होंने कि हम लगातार आर्थिक वृद्धि करेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि हम ग्रोथ के लिए फाउंडेशंस बनाएंगे, मतलब ग्रोथ के लिए जो भी आधारभूत चीज़ें उसको चलाएं, तीसरा उन्होंने कहा कि जन आधारित विकास रखेंगे, चौथा उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस रखेंगे, मतलब ऐसा शासन करेंगे जिस पे जनता का भरोसा भी हो सके। अगला हम कहें, उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग हम बिजनेस मॉडल भी लेके आएंगे और ईज ऑफ लिविंग को भी लॉन्च करेंगे, और लास्ट उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल फिजिकल पॉलिसी बनाएंगे, मतलब ऐसा फिजिकल पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो अपने मन से, देखो राजकोषीय अनुशासन को अचीव करने के लिए ये दिख रहा है, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। अब जो पहला पिलर दिखा कि सरकार चाहती है कि लगातार आर्थिक वृद्धि होते रहे, 7% की लगातार आर्थिक वृद्धि होती रहे, सरकार ने टारगेट कर रखा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार ने क्या करने वाली, तो उन्होंने कहा कि इतने लेवल पे हम जाके काम करेंगे। पहला उन्होंने कहा कि हम नागरिक को फ़ायदा मिले, हम ऐसा काम करेंगे, अपने मन से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे जनता को नुकसान हो, यानी हम नागरिक को फ़ायदा पहुंचाने वाला ही काम करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम पब्लिक, जितने भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब जो भी हम रोड सड़क पुल बनाएंगे उस पर लोगों का भरोसा हो, हम ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि हम जो मौद्रिक स्थायित्व लेके आएंगे, यानी मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेंगे आएंगे, यानी बैंक भी बार बार नहीं देंगे उसको बदलने के लिए चीज़ें, ठीक है, चलेगा, ओके। फिर उन्होंने कहा कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, संरचनात्मक रिफॉर्म करेंगे, जिसके लिए उन्होंने जीएसटी वगैरह लॉन्च करा, रिफॉर्म लेके आया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो भी हमारा क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट सभी कर रहे हैं, जितने भी क्रिटिकल सेक्टर हैं, उस सबके इंपोर्ट को कम करेंगे और उसको हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा फिर कि हम एनर्जी सिक्योरिटी लेके आएंगे, और उन्होंने कहा कि घरेलू निर्माण क्षमता का विकास करेंगे। इतने लेवल पे सरकार काम करने वाली, ये था पूरा बजट का सार, चलेगा शुरू में। अब हम अगले लेक्चर जब भी कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे ध्यान से कि भाई आखिरकार सरकार क्या, सरकार की फिस्कल पॉलिसी कितनी आई है, कितना रेवेन्यू रिसिप्ट है, कितना कैपिटल रिसिप्ट है, कितना राजस्व घाटा हुआ, कितना राजकोषीय घाटा हुआ, कितना प्राथमिक घाटा हुआ, कितना इफेक्टिव घाटा हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पिछले लेक्चर्स में बेसिक सब पूरा बजट का देख चुके हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 20 मार्क्स आपको दिलवा दूँ इधर 3-4 घंटे पर आके, तो उसी के लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरे भाई आपको अच्छे से समझ में आया हो। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, देखो अभी आप आमतौर पे आप बुक में क्या देखते हो, डायरेक्ट आप रट लेते हो, ठीक है। रटने से क्या होता है, नुकसान होता है, आपको वो सर पे भार पड़ते हैं। अब भार नहीं पड़े, क्योंकि जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको कनेक्ट हुआ कि अच्छा ये सब चीज़ तो मैं पढ़ चुका हूँ, सरकार ये चाहती है, उसका थीम ये है, ये यदि इस पे मेंस पे भी सवाल आएगा तो मेंस में तो खैर थोड़ा और कवर करना पड़ता है, मेंस से तो इतना काम नहीं बनता, मेंस में बहुत कवर करना पड़ता है, बट प्रीलिम्स के लेवल पे पहले बेसिक्स हमने इतना देखा, राइट। मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दो, मैं हिस्ट्री में भी तहलका मचा दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ 30 सवाल यदि हिस्ट्री से पूछे ना, चाहे बिहार स्पेशल और मिला के कोई भी, मैं हिस्ट्री में 30 में से 25 लड़वाने की गारंटी देता हूँ, लाइन बाई लाइन एकदम। बट जस्ट आई नीड योर सपोर्ट यार, बिकॉज आई कांट डू इट्स सॉलिटेड, राइट। तो बिना सपोर्ट के कोई कैसे हो सकता है, बिकॉज इट टेक्स इन्वेस्टमेंट एंड आप देख सकते हो ये चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बावजूद मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अब यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस, सो हाउ कैन आई डू और हाउ कैन आई डिलीवर इन द सस्टेनेबल मैनर, बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू डिलीवर अ लेक्चर प्रॉपर मैनर वॉट एवर आई टाइम हैव, राइट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस, एंड आप हमें पसंद करो ना करो, इफ़ यू हैव एनी कमेंट, एनी डाउट्स, लेट मी नो फर्स्ट एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना कि मुझे इंग्लिश में ही लेक्चर्स लेने का मन करता है, मैं हिंदी पढ़ाना नहीं चाह रहा था अभी, बट प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश में सोचा मैं बाईलैंग्वेज इसको कर देता हूँ, राइट, बिकॉज मुझे इंग्लिश में ही पढ़ाने का ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, आई पर्सनली अर्ज टू ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।